जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कुछ पढ़ा जाके क्या नहीं? जी, कुछ सवाल किसी का कोई सवाल? ओके जी, कल जो बातें पढ़ी थी एक दफ़ा उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने बात शुरू की थी बिज़नेस कितने तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सर्विस बिज़नेस। ट्रेडिंग बिज़नेस के बारे में हमने बात की थी कि तिजारत बोलते हैं, एक जगह से परचेज करके दूसरी जगह पे सेल की जाती हैं सेम हालत में, ठीक है, सेम कंडीशन में हम आगे सेल कर देते हैं, चीज़ों की हालत नहीं बदलती। फिर हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और ट्रेडिंग में फ़र्क ही ये था कि मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ों की हालत बदल जाती है। हम जिस कंडीशन में चीज़ें परचेज़ करते हैं उसी कंडीशन में हम सेल नहीं करते बल्कि उनकी हालत चेंज कर देते हैं। फिर आता है सर्विस बिजनेस, और सर्विस बिजनेस पे हमने कहा था कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइम एंड स्किल। टाइम भी होना चाहिए और स्किल भी होना चाहिए, चीज़ भी सर्विस बिजनेस नहीं चल सकेगा। ठीक है, ये तीन बातें हमने की थी। कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि ट्रेडिंग की इतनी ज़्यादा बात नहीं होगी, ज़्यादा बात मैन्युफैक्चरिंग की होगी, और एक चैप्टर एक टॉपिक सर्विस बिजनेस से रिलेटेड भी है और वो सवाल भी अक्सर पूछता है वो बात भी हमारे इस कोर्स के अंदर हो रही होगी। उसके बाद हम आए थे, हमने कॉस्ट को क्लासीफाई किया था दो तीन हिस्सों में। एक था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन, जिसमें हमने कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जो कि आपकी फैक्ट्री में लग रही होती है, ठीक है, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जो कि हमारी हेड ऑफिस में लग रही होती है। इनको आगे हमने फर्दर एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, और एलिमेंट्स में अगर प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड करें तो हमारे पास मटेरियल था, लेबर था और ओवरहेड्स था। मटेरियल वो तमाम चीज़ें जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल हो रही होती हैं उसको हम मटेरियल बोलते हैं। और फिर इसको आगे हमने फर्दर डिवाइड किया था डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि फिनिश गुड्स के साथ हमें आइडेंटिफाई करने में कोई मुश्किल ना हो, हमें फिनिश गुड के अंदर वो नज़र आ रहा हो। जो मटेरियल हमारा फिनिश गुड्स में लग रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। मिसाल के तौर पे हमने मिसाल ली थी बर्गर की, और उसके अंदर जो भी हमारा चिकन या बन और जो चीज़ें हमें उस फिनिश गुड्स के अंदर नज़र आ रही होती हैं वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कंज्यूम तो हो जाती हैं लेकिन हमें फिनिश गुड्स के अंदर नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे ऑयल जिसमें वो चिकन फ्राई हुआ था, या जो भी ग्लव्स और कैप जो उसने पहनी हुई थी, वो तमाम चीज़ें, या फर्नीचर के अंदर जो ग्लू लगती है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी कल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बहरहाल इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लेकिन फिनिश गुड्स में हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती। इन तमाम चीज़ों को हम इनडायरेक्ट मटीरियल बोलते हैं। फिर बात हुई थी लेबर की। लेबर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया था, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री के अंदर बेशुमार तरह के लोग काम करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों को बनाने में, उन लोगों को जो पैसे दिए जाते हैं वो होती है डायरेक्ट लेबर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन उनका मौजूद होना ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो ऐसे लोगों को इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इनकी कॉस्ट को फिनिश गुड के साथ लिंक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। जो लोग खुद बना रहे होते हैं चीज़ें, उनका तो चले हमें नॉर्मली ये बता दिया जाता है पेपर के अंदर कि एक यूनिट के 50 रुपए ले रहे हैं, तो हमें पता होता है जी इस यूनिट को बनाने में इनके 50 रुपए हैं। लेकिन जो सुपरवाइज़र या जो फैक्ट्री का गार्ड जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है जिसको महीने का 20,000 दे रहे हैं, एक बर्गर में या एक यूनिट में इसके कितने पैसे हैं वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको इनडायरेक्ट लेबर बोला जाता है। तीसरी बात थी ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात थी कि आप इसकी, मैंने आपको बताया था बहुत थोड़ी एग्जांपल्स हैं। अगर आपका कोई कस्टम मेड प्रोजेक्ट है जिस पे आपने कुछ खुद से उसकी कोई शेप चेंज करवानी है या कोई चीज़ आपने ऐड करवानी है, तो उसके जो पैसे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन प्रैक्टिकली और पेपर में भी ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ज़्यादा बात इनडायरेक्ट ओवरहेड्स की होती है और उसके अंदर जितने भी आपके फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे। उसका रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गई, यूटिलिटी बिल्स हो गए, ये तमाम चीज़ें हम इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में लेकर जाते हैं। ठीक होगी बात। इसमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को कल हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें हमारे पास एक था एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दूसरा, सेलिंग कॉस्ट तीसरा, फाइनेंस कॉस्ट चौथा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पांचवा। इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये बात अब आपकी आगे कोर्स में नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि हम चूंकि कॉस्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो कॉस्टिंग के अंदर जो ज़्यादा बात होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट की ही हो रही होती है, तो ये बात बस कल ही हो गई थी, इसके बाद शायद ही कभी ये जिक्र हो। ठीक होगी बात, ओके। कल जो आपको बात बताई गई थी उसमें 3 चीज़ें डायरेक्ट थी और 3 चीज़ें इनडायरेक्ट थी। कैसे ही है?
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। अगर इन तीनों को टोटल कर लिया जाए तो आपके पास जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। यानी जो प्राइम कॉस्ट होती है वो टोटल होता है डायरेक्ट मटेरियल का, लेबर का और डायरेक्ट ओवरहेड्स का। ठीक होगी बात। और इन तीनों को हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोलते हैं। ठीक होगी बात। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो तो हमें इन 6 के 6 को टोटल करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। इन 6 के 6 को टोटल करना पड़ेगा, लेकिन आसानी में हम कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को टोटल कर दो तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल आती है किसी भी चीज की। दुरुस्त है यहां तक बात? ओके। अच्छा, ये मैंने कल नहीं बताया था? अच्छा सॉरी, माजरत। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जी सब अच्छा है यहाँ तक? यहीं तक कल हमने बात की थी। वैसे तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की भी बात की थी, लेकिन उस पर भी बात दोबारा से आज शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन किसी की, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। कितने लोगों का आज पहला दिन है? किधर थे भाई आप लोग 2 दिन? वैसे ही नहीं आए थे जी? आप नहीं आए? आपने भी हाथ खड़ा किया था जी? आपकी नहीं आए 2 दिन? वैसे ही जी। आज कहाँ से? अच्छा घर से। और कौन, किसका पहला दिन है आज? जी आप? ओके जी। क्लास का नहीं पता था? दोनों लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, वो पता ना कहाँ से देखने हैं बस। ठीक है, वहाँ से आप सब लोग पहले 2 लेक्चर देख लीजिएगा। वैसे पहले लेक्चर में तो कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, कोर्स के मुतालिक ज़्यादा बात थी, फिर भी दोनों लेक्चर्स आप देख लीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके इसको देख लें, क्योंकि ये सहूलत जो है ना ये मैक्सिमम कल के लेक्चर तक होगी। 4 लेक्चर्स मैक्सिमम जाएंगे। तो अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं जो कि जिन्होंने आना है क्लास में लेकिन वो नहीं आ रहे, तो उनको बता दीजिएगा कि बस लेक्चर जो है ना वो कल तक अवेलेबल होंगे। ओके। अच्छा, वैसे कल आपको पता है छुट्टी है? 23 मार्च की छुट्टी नहीं होती? 9 से? हाँ, तो फिर ठीक है, फिर हम क्लास रखेंगे कल। ठीक है, ओके। नहीं, आप लोग आ रहे हैं ना FR 1 के लिए तो आ ही रहे हैं आप लोग, और आप लोग टैक्स के लिए भी आ रहे हैं। कौन से वो हो गई है? हाँ, तो ये भी क्लास होगी, भी फिर यूट्यूब से ले लीजिएगा। नहीं, क्लास कल होगी। अब वो दोनों आ रहे हैं तो फिर मैं शर्मिंदा फील करूंगा ना आके, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं भी आ जाता हूँ। तो कल क्लास होगी आपकी, नॉर्मल तरीके से होगी। जलसे पे तो नहीं ना जाना आप लोगों ने? तो वैसे भी वो शाम को ही होगा, अगर जाना भी होगा तो शाम को चले जाइएगा। पता नहीं इजाज़त भी मिली है कि नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। 25 को। अच्छा 25 को हो गया? 25 अप्रैल को, 25 मार्च को? मार्च को। वो भी सुना है अभी इजाज़त नहीं मिली। खैर एनीवेज, कल हमने शुरू किया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर।
इसमें कल वेरिएबल कॉस्ट की थोड़ी सी हमने बात कर ली थी, इसकी डेफिनेशन कल हमने लिख ली थी ना। इसमें आपको क्या बात बताई गई थी? रिमेन्स कांस्टेंट ऑन पर यूनिट बेसिस, एक ये बात लिखवाई थी, और एक बात लिखवाई थी चेंजेस इन टोटल विद द चेंज इन, और लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब था प्रोडक्शन। मिसाल इसकी आपको कल इस तरह से दी गई थी, एक कॉलम हमने बनाया था मंथ का, एक कॉलम हमने बनाया था लेवल ऑफ एक्टिविटी का, एक कॉलम था कॉस्ट पर यूनिट का, और आखिरी कॉलम था टोटल कॉस्ट का। मंथ थे जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने कितने बनाए थे बता दें ज़रा। 10,000, 20,000, 5,000। और टोटल कॉस्ट कितनी थी? 50, 1 लाख और 25,000। ओके, पेपर में जब आपको सवाल आएगा ना, तो सवाल में डाटा कुछ इस तरीके से दिया होगा। आपको टोटल कॉस्ट दे दी जाएगी और आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिए जाएंगे कोई 3-4 महीनों के। आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि इन चारों में से ये कौन से वाली कॉस्ट है, ठीक है। और निकालने का तरीका क्या होगा, आप डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि आपने ये दो खसूसियात पूरी करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो ही हम ये फैसला करेंगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे चेंजेस इन टोटल, क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से ये चेंज हो रही है? तो आंसर इज बिल्कुल हो रही है। ये देखेंगे 10 से 20 है तो ये 50 से 100 हो रही है, अगर ये 20 से 5 है तो 100 से 25 हो रही है। तो इसका मतलब है लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से ये कॉस्ट चेंज हो रही है। क्लियर होगी बात। उसके बाद दूसरा है जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑन पर यूनिट बेसिस, पर यूनिट पे ये सेम होनी चाहिए। तो पर यूनिट निकालने का तरीका क्या है जी, कि आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ रहा है 5। यही काम आप यहां पे करेंगे, 100,000 डिवाइड बाई 20,000, ये भी 5, और लास्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे 25,000 डिवाइड बाय 5,000, ये भी 5। तो पर यूनिट की बेसिस पे भी ये कांस्टेंट है। तो जब दोनों शराइत पूरी हो गई तब आप फैसला करेंगे कि ये वाली जो कॉस्ट हमें दी गई है ये वेरिएबल कॉस्ट है, और फिर इसका ट्रीटमेंट वही होगा जो किसी वेरिएबल कॉस्ट का होता है। और ये आपको वक्त के साथ पता लगेगा कि वेरिएबल कॉस्ट का ट्रीटमेंट हमने क्या करना है। बात समझ आती है यहां तक? यहां तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? ओके, एक ग्राफ बनाते हैं वेरिएबल कॉस्ट का। एक्स एक्सिस पे रखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, नोट बाद में कर लिया करें, साथ साथ मत किया करें, बाद में कर लिया करें, नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहां पे हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट रुपीज में। ये रुपीज है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। अगर आपसे कहा जाए कि ग्राफ ड्रॉ करें, तो मुझे बताइए पर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो पर यूनिट की जो लाइन ड्रॉ होगी क्या वो इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगी कि अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जाएं पर यूनिट तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा? क्या ये बात सबको समझ आ गई है? किसी को ना समझ आई हो? आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी से पर यूनिट वो बिल्कुल सीधी रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। कैसा ही है? ओके। और अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, मुझे बताइए अगर मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स 0 हो तो क्या मेरी कोई कॉस्ट लगेगी? कॉस्ट कोई नहीं लगेगी। इसका मतलब यह है कि 0 कॉस्ट पे आपकी सॉरी 0 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपके 0 कॉस्ट है। ऐसे ही है, जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे क्या आपकी टोटल कॉस्ट भी वैसे ही बढ़ना शुरू होगी? क्या ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला एलिमेंट होगा? बिल्कुल प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। किस तरीके से? 1 यूनिट पे 5 रुपए, 2 पे ये 10 हो जाएंगे, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30 एंड सो ऑन। देखिए बिल्कुल एक पैटर्न के तहत इंक्रीज हो रही है, इसमें कहीं सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज कहीं पे भी नहीं है। कैसे ही है? तो इसका मतलब है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से आपकी टोटल कॉस्ट एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगी।
क्या सबको ये बात समझ आ गई? तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, ये लाइन है जी टोटल कॉस्ट की, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है पर यूनिट कॉस्ट की। ठीक होगी बात? तो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। किसी का कोई सवाल? यहां तक अब आप नोट करें, फिर हम आगे फिक्स कॉस्ट पे चलते हैं। हाँ सॉरी, कॉस्ट। चल अब ठीक है। जी हो गया नोट यहाँ तक? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए वेरिएबल कॉस्ट के मुतालिक। लेकिन जी वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन, वेरिएबल कॉस्ट इज द लेवल, variable cost is dependent upon the level of activity. Variable cost is dependent upon the level of activity. Next point लिखिए, at zero level of activity, at zero level of activity टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो। टोटल लाजमी लिखिएगा, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। एट जीरो लेवल ऑफ एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो। एट जीरो लेवल ऑफ एक्टिविटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो। एट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी, एट हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी total variable cost will be higher. At higher level of activity total variable cost will be higher. Next point लिखिए, at lower level of activity, at lower level of activity total variable cost will be lower. At lower level of activity total variable cost will be lower. Next point लिखिए, it means that total variable cost, it means that total variable cost is directly proportional, it means that total variable cost is directly proportional to the level of activity. It means that total variable cost is directly proportional to the level of activity.
ये आपको लिखवा दी ना शुरू में, वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है जी, इन सब पॉइंट्स को एक दफ़ा पढ़ लें और अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। जी कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं है? ओके चलें फिर मेरे सवाल का जवाब दें। एक बस जो लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, इसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है, क्या ये फ्यूल वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं है? अगर एक बस लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, क्या ये फ्यूल वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं है? वो दो डेफिनेशंस के पॉइंट लगा के देखें, पूरे होते हैं। हाँ जी है, किस तरीके से है? जिसने जाना लाहौर से इस्लामाबाद तक है, किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं, अगर हम सफर ज्यादा करते हैं तो कॉस्ट चेंज होगी। अच्छा अगर पर किलोमीटर देखते हैं तो वो जितना कंजप्शन हो रही है तो हिसाब से पर राउंड तो पर राउंड, वो पर किलोमीटर पे जा रहे हैं, आप पर राउंड पे जा रहे हैं। असल में यही बात आपको समझानी थी कि सबसे पहले ये डिफाइन करना होता है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी है क्या, क्या किलोमीटर्स है या जर्नीज है, मतलब राउंड कह लें या जर्नीज कह लें, लेवल ऑफ एक्टिविटी है क्या। चले अगर आप किलोमीटर जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी, उस पर लगा के देखें, 1 किलोमीटर में कंज्यूम होना है वो तो सेम ही रहना है, वो तो सेम रहना है, और टोटल जितने ज़्यादा किलोमीटर चलेंगे फ्यूल उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसका मतलब है दोनों बातें तो पूरी हो रही हैं। और अगर आप नंबर ऑफ जर्नीज या नंबर ऑफ राउंड्स भी देख लें तो वहाँ पे भी बात पूरी है। एक राउंड लाहौर से इस्लामाबाद जाने में जितना फ्यूल लगना है, दूसरे राउंड में भी उतना ही लगना है, तीसरे में भी उतना ही लगना है। आप 50 राउंड लगा लें, हर राउंड में फ्यूल एक जितना ही लगना है, लेकिन टोटल करते जाएंगे, टोटल में वो बढ़ता जाएगा। एक राउंड में थोड़ा, 2 में उससे ज़्यादा, 3 में उससे ज़्यादा, 4 में उससे ज़्यादा। इसका मतलब है कि फ्यूल की कॉस्ट यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर शो कर रही है। बात समझ आ गई? तो याद रखिएगा, कोई भी कॉस्ट बजाते खुद वेरिएबल या फिक्स या सेमी होती, उसका बिहेवियर ये डिफाइन करता है कि ये बिहेवियर किस तरह का शो कर रही है। मैं आपको इसकी भी मिसाल देता हूँ। ड्राइवर की जो सैलरी है जो बस चला रहा है, वो वेरिएबल होगी या फिक्स होगी? डिपेंड करता है। अगर तो आप उसको ये कहते हैं कि तुम एक दफा लाहौर से इस्लामाबाद जाओगे तो तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे, दूसरी दफा जाओगे फिर 10,000 मिलेंगे, तीसरी दफा जाओगे फिर 10,000 मिलेंगे, और हर चक्कर पे तुम्हें 10,000 मिलते रहेंगे, तो सर देख लें नंबर ऑफ जर्नीज जो है वो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गई। हर जर्नी पे 10,000 कांस्टेंट है, पर जर्नी कांस्टेंट, लेकिन टोटल देखते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो सर यहां पे सैलरी अब फिक्स नहीं बल्कि वेरिएबल का बिहेवियर शो कर रही है। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है आंखें बंद करके फैसला नहीं करना जी सैलरी आ गई तो बस ये तो वेरिएबल नहीं होगी, फिक्स्ड ही होगी, ऐसा नहीं करना। ये दोनों मेथड्स लगा के एक दफा चेक कर लेना है क्या टोटल बेसिस पे चेंज हो रही है और पर यूनिट बेसिस पे कांस्टेंट है। अगर दोनों बातें पूरी होंगी फिर हम ये फैसला करेंगे कि ये वेरिएबल है। क्या आप सबको यहां तक बात समझ आ गई है? किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? अच्छा, बसों के अंदर खाना पीना भी मिलता है, मैंने सुना। मिलता है कि नहीं? आप में से काफी लोग होंगे जो आउट ऑफ सिटी के होंगे। कौन कौन है जो आउट ऑफ सिटी का है? मैक्सिमम दूर है, सारी बार के हैं। अब मैक्सिमम दूर कौन से आता है? गिलगित का कोई है यहाँ पर? गिलगित के पास पास आ जाए। कौन कौन चले, कौन क्लेम करता है कि हम सबसे दूर के रहते हैं यहाँ पे? एनीवन कोई है जो जी? सादकाबाद जी, ये मुल्तान से आगे जाए तो 9 घंटे की ड्राइव है। सादकाबाद से आगे 9 घंटे से अगली ड्राइव पे कोई रहता हो? किसी का घर 9 घंटे से ज्यादा की ड्राइव पे हो? डीजी खान, वो भी तकरीबन 11 घंटे ही है। वो सड़क खराब है इसलिए टाइम लग जाता है, डिस्टेंस तो वैसे चले ठीक है, कोई बात नहीं, मसला पूरा। हाँ जी सर, आप बस पे ही आते जाते होंगे, तो सर क्या रास्ते में खातिर तवाज़े होती है? खाना पीने में क्या दिया जाता है आपको बस में? यार किसी अच्छी बस में चला जाया कर मेरा भाई। नहीं वाकई कुछ नहीं देता है खाने को। वो बॉक्स सुना मिलता होता था, खत्म कर दिया उन्होंने। नहीं यार, ये बाकी लोग जो जाते होंगे, आपको मिलता है? किसमें?
रोड मास्टर वाली बस में मिलता है। क्या मिलता है सर खाने में? बिस्किट ही होते हैं। अब बिस्किट पे आ गए मैं, ओ यार अब सैंडविच खत्म हो गए, अब बिस्किट और लेस जाती है यार। मैंने डेवो पे बहुत थोड़ा ट्रैवल किया हुआ है, एक दफ़ा वैसे पर्सनल ट्रैवल किया था बैक इन 2004-2005, और आर्टिकल्स में मैंने ट्रैवल किया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन उस वक्त भी सैंडविच वगैरह मिलते होते थे, अच्छे खासे मिलते थे। खैर एनीवेज जो भी मिलता है अब आपको, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो डब्बे आपको बसों के अंदर मिलते हैं, ये कॉस्ट तो उनकी है ना, आपकी कॉस्ट तो नहीं है। उनके लिए क्या ये वेरिएबल है या नहीं? अच्छा, और ठीक है, और किसी का कोई नजरिया देखने का? ये फिक्स्ड होगी। अच्छा, फिक्स तो मैंने पढ़ाई नहीं अभी, आपको कैसे पता फिक्स होगी? वेरिएबल नहीं होगी, आधा सच यह है कि वेरिएबल नहीं होगी। अच्छा, आपने कह दिया वेरिएबल नहीं होगी। और सबसे पहला पॉइंट, लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफाइन करें। पहला आप काम ही ये कर रहे हैं, आप पर पैसेंजर पे जाना चाह रहे हैं, ओके। पर पैसेंजर पे भी अगर आप आ जाएंगे तो एक पैसेंजर को तो एक ही डब्बा मिलना ना, आपने कि दूसरा मांग लिया तो उसने देना तो नहीं आपको, ऐसी है। तो एक पैसेंजर को एक डब्बा ही मिलना है, दो होंगे तो दो हो जाएंगे। तो पर पैसेंजर लेवल ऑफ एक्टिविटी तो कांस्टेंट ही है भाई, टोटल में चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल वाली ये बात पूरी तो कर रहा है। आप पर जर्नी पे आ जाएं तो उसमें भी ऐसी होगा कि हाँ, जर्नी पे थोड़ी सी बात हो सकती है। आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपकी बस है वो 100% यूटिलाइज्ड है। 2 मिनट के लिए ज्यूम कर लें कि पूरी बस 100% यूटिलाइज्ड है, तो एक जर्नी में वही 50 डब्बे इस्तेमाल होने हैं, दूसरी पे फिर 50, तीसरी पे फिर 50, चौथी पे फिर 50। ठीक होगी बात? तो यहां पे लेवल ऑफ एक्टिविटी सबसे पहले डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक होगी बात? रहेगी ये वेरिएबल कॉस्ट ही। बात समझ आ गई सबको? किसी का कोई सवाल यहां तक? जी मेरे भाई, जी पूछे। एक और मिसाल दे दूं? सोचने दे फिर मेरा भाई, कोई और किसी के ज़हन में आ रही हो वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल? हमने जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल है? नहीं नहीं नहीं, किस तरह से है सर? एक कुर्सी बनाएंगे तो एक कुर्सी बनाने में लकड़ी तो उतनी इस्तेमाल होनी है ना, दूसरी बनाएंगे तो उसमें भी उतनी है, तीसरी बनाएंगे उसमें भी उतनी है, ज़्यादा जैसे आते जाएंगे लकड़ी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी टोटल की बेस पे। और याद रखिएगा, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है ये हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब मैं ये कंक्लूजन दे सकता हूँ? डायरेक्ट मटेरियल विल ऑलवेज बी वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये बात दुरुस्त है? तो अपने पॉइंट्स के साथ आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होगी। डायरेक्ट मटेरियल विल ऑलवेज बी अ वेरिएबल कॉस्ट। समीर, यार बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ है, तो ध्यान कर यार, उससे कहीं यार इसको आहिस्ता कर दे। नेक्स्ट है जी हमारा फिक्स कॉस्ट, बल्कि लिखें फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन लिखें पहले। हेडिंग बनाइए फिक्स कॉस्ट, बाद उसकी तारीफ लिखिए, डेफिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट which remains constant. It is a type of cost which remains constant in total, which remains constant in total with the change in level of activity. It is a type of cost which remains constant in total with the change in level of activity. और करके दूसरी डेफिनेशन लिखी है।
It is a type of cost. It is a type of cost which changes. It is a type of cost which changes on per unit basis. Which changes on per unit basis with the change in level of activity. It is a type of cost which changes on per unit basis with the change in level of activity. क्या फर्क है इसमें वेरिएबल कॉस्ट में? ऑपोजिट हो गया है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कांस्टेंट रहती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है, लेकिन यह टोटल में कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल बनाते हैं बिल्कुल वैसी। जी, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी है, बाद में नोट कर ले यार। आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज मैंने बता दी है। मुझे बताइए, अगर मैं 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लूं कि मैं आपके साथ रेंट की बात कर रहा हूं। जनवरी में रेंट 1 लाख है, क्या फरवरी में भी इतना ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा, मार्च में भी सेम रहेगा और अप्रैल में भी सेम रहेगा। ऐसे ही है। क्या लिखवाया आपको? इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल। देख लें, टोटल में बिल्कुल कांस्टेंट है और रेंट आपको पता है कांस्टेंट रहता है। बात समझ आती है? ओके। अब आते हैं पर यूनिट के ऊपर। पर यूनिट निकालने का तरीका आपको पता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या आंसर आएगा? 10 पर यूनिट। कैसे ही है? यहां पर आइए, 100,000 डिवाइडेड बाय 20,000, क्या आंसर आएगा? 5 पर यूनिट। इधर आइए, 1 लाख डिवाइड बाय 5, 20 पर यूनिट। और यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट्स ही आपके जीरो है, तो आंसर वो आपका अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या पर यूनिट पे कांस्टेंट है? नहीं, तो दोनों खुसूसियात पूरी हो रही हैं। टोटल में कांस्टेंट, पर यूनिट में चेंज। तो अब ये कौन सी कॉस्ट है? अब आप फैसला देंगे कि ये जो कॉस्ट आपको पेपर में दी गई थी, ये एक अदद फिक्स्ड कॉस्ट है। यहां तक बात समझ आती है? ओके। अब मुझे ये बताइए कि ये जो पर यूनिट है, ये किस ट्रेंड में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है? अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते हैं 5000, तो देखें पर यूनिट 20 है। यूनिट्स बढ़ के हो गए 10,000, पर यूनिट थोड़ी सी कम हो गई। यूनिट्स हैं जी 20,000, पर यूनिट फिर कम हो गई। अगर ये यूनिट्स 1 लाख हो जाए तो कितनी हो जाएगी आपकी कॉस्ट? 1 लाख पे ये 1 हो जाएगी। मानते हैं इस बात को? अगर यूनिट्स 2 लाख हो जाए फिर क्या बनेगा? यानी जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे ये कॉस्ट कम होती जाएगी। ओके। अगर 10 लाख हो जाए 0.1, ये कभी 0 हो जाएगी? क्या एक दिन आएगा कि ये 0 हो जाएगी? क्यों? देखें, डिक्रीज तो होती जा रही है, एक वक्त आएगा 0 भी तो हो जानी चाहिए। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? रेंट कुछ ना कुछ रहेगा, ये 0 के बहुत करीब हो जाएगी, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी, लगे ना सारी जिंदगी। आप बेशक यहां से डिनोमिनेटर में लिखना शुरू करें 0, और पूरे कमरे का चक्कर लगा के वापस आगे भी 0 लिख लेना, ये तब भी 0 नहीं होगी। ये बहुत मामूली हो जाएगी, 0 के करीब जरूर हो जाएगी, लेकिन ये 0 नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये 0 हो जाए। सबको ये बात समझ आ गई? और ये बात मैंने मैथमेटिक्स की है, इसका कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर होगी बात? ओके। तो अब ये बात समझ आ गई कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से पर यूनिट डिक्रीज होती है।
तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी इज ऑन एक्स एक्सिस और कॉस्ट इज ऑन वाई एक्सिस। सबसे पहले बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। मुझे बताइए टोटल कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने से इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या कांस्टेंट रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी जो मर्जी हो, टोटल कॉस्ट ने कांस्टेंट ही रहना है। कोई इशू यहां तक? एंड व्हाट अबाउट पर यूनिट? इसकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी? यहां से शुरू करूं? ऊपर से। बिल्कुल जी, जब आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बिल्कुल जीरो पे तो कोई आंसर नहीं होगा ना, जीरो पे तो पर यूनिट का कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि यूनिट ही नहीं है तो पर यूनिट क्या होगी? जब एक यूनिट बनाएंगे तो देखें एक यूनिट पे तो लाख रुपए आएगी भाई, वो अपनी पीक पे पहुंची होगी। ऐसी है। बल्कि इसको अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ना ऊपर ड्रॉ करता हूं ताकि जरा बेहतर समझ आए आपको। लेट्स अज्यूम आपने 100,000 जो है वो यहां पे आता, तो ये बन गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब मुझे बताइए अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट क्या होगी जी? 1 लाख ही रहेगी ना, पर यूनिट भी, पर यूनिट भी 1 लाख रहेगी। इसका मतलब यह है कि एक यूनिट बनाने पे जो ग्राफ शुरू होगा वो यहां कहीं थोड़ा सा आगे से शुरू होगा। ऐसे ही है। ये बात सबको समझ आ गई कि एक यूनिट बनाऊंगा तो लाख पे ही रहूंगा, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता। टोटल लाख है तो पर यूनिट 1.5 लाख है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां से बात शुरू होगी और जैसे जैसे मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जाएगी पर यूनिट कॉस्ट मेरी कम होती जाएगी। शुरू में बड़ी तेजी से कम होगी और एंड पे ये जीरो के बहुत करीब हो जाएगी, लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। हमारे पास तो चूंकि जगह थोड़ी है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा ग्राफ पेपर लेना तो उसमें कभी भी आप ये देखेंगे ये एक्स एक्सिस के साथ टच हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीरो ही नहीं होगी। अगर एक्स एक्सिस पे टच कर गई तो फिर तो जीरो हो गई, तो ये जीरो कभी भी नहीं होगी। ये लाइन शुरू में बड़ी तेजी से नीचे आएगी, लेकिन फिर एंड पे बिल्कुल इसके साथ पैरेलल नहीं कहना, क्योंकि पैरेलल तो बिल्कुल पैरेलल कम होती रहेगी, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ कभी भी टच नहीं करेगी, बेशक सारी जिंदगी लगे रहे। बात सबको समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? यहां तक नोट करें, फिर इसके भी आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाने। जी हो गया नोट? लिखें जी कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखें जी, फिक्स कॉस्ट इज अ टाइम बेस्ड कॉस्ट। फिक्स इज अ टाइम बेस्ड कॉस्ट। क्या मतलब है इसका?
जी, ये एक खास वक्त के लिए होती है भाई, इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। रेंट का ताल्लुक टाइम के साथ है, महीने के साथ है। जैसे ही महीना खत्म होगा दोबारा से कॉस्ट इनकर हो जाएगी, फिर महीना खत्म होगा दोबारा से कॉस्ट इनकर हो जाएगी। तो इसका ताल्लुक टाइम के साथ होता है, इसका ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ नहीं होता। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज अ टाइम बेस्ड कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, total fixed cost will always be constant. Total fixed cost will always be constant. Next point लिखिए, at higher level of activity, at higher level of activity, fixed cost per unit will be, at higher level of activity, fixed cost per unit will be lower or higher? Lower, बिल्कुल lower. At higher level of activity, fixed cost per unit will be lower. Next point लिखिए, at lower level of activity, at lower level of activity, थक गए मेरा भाई लिख लिख के? अच्छा ओके, पीआरसी में कंप्यूटर होते हैं ना, जरा इधर जरा थोड़ा हिसाब हो रहा है। एट लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल बी हायर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट मीन्स दैट, it means that fixed cost per unit is, it means that fixed cost per unit is inversely proportional, it means that fixed cost per unit is inversely proportional to the level of activity. किसी का कोई सवाल? पर पैसेंजर बेस पे लेवल ऑफ एक्टिविटी को सही तरीके से डिफाइन होना चाहिए। अगर आप लेवल ऑफ एक्टिविटी अपनी मर्जी से डिफाइन करना शुरू कर देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में बड़ा इजीली गिवन होगा, बड़े आराम से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। और वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, रिक्वायरमेंट में लिखा होगा कि उसको कॉस्ट किस बेस पे चाहिए, उसको पर किलोमीटर पे चाहिए, उसको पर जर्नी पे चाहिए। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, मैंने अपनी तमाम कॉस्ट किस बेस पे देखनी है। प्रॉब्लम ख़त्म। ठीक होगी बात? कोई सवाल यहाँ तक किसी का? समीर 1 मिनट दीजिएगा जी। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी कंफ्यूजन? सब अच्छा है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये क्या चीज है। डेफिनेशन पहले लिख लें फिर बता देता हूं। इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट which includes, it is a type of cost which includes both fixed and variable costs. It is a type of cost which includes both fixed and variable costs. ऐसी कोई कॉस्ट होती है? लिखवा रहे हैं तो होती, कभी जिंदगी में देखी ऐसी कोई कॉस्ट? आप लोगों ने बिल्कुल देखी, लेकिन आप लोगों के जहनों में नहीं आ रही इस वक्त। चल मैं बताता हूँ। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी सही मिसाल। टेलीफोन का बिल आता है, अब तो वैसे मोबाइल ही होते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में ना PTCL लगे होते थे घर में, शायद अभी भी आपके घर में मौजूद हो, तो उनके ना बिल आते होते थे घर में।
अच्छा, जो उनका बिल आता था वो कुछ इस तरीके से आता था, लाइन रेंट मिसाल के तौर पे 400, और फिर जो आपने टेलीफोन यूज़ किया होता था, टेलीफोन यूजेज, मिसाल के तौर पे आपने 100 कॉल्स की और एक कॉल के 5 रुपये, 500, टोटल बिल 900। इस तरीके से बिल आता था। अभी भी अगर आपके घर पीटीसी लगा तो ज़रा उसको देखिएगा, तो बिल कुछ इस तरीके का ही होगा। आपको पेपर के अंदर ये 900 दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, आप इस पे ये दोनों टेस्ट लगाएंगे, पहले ये वाला टेस्ट लगा के देखेंगे, फिर वो वाला टेस्ट लगा के देखेंगे, और दोनों ही बातें पूरी नहीं होंगी, दोनों बातें ही पूरी नहीं होंगी। करके देखते हैं, लेट्स अज्यूम, बल्कि मेरे पास अभी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी है, इसको चेंज करते हैं, बता दूं ये ग्राफ जो बना हुआ। लेट्स अज्यूम अगर मैं इसमें कॉल्स कर दूं 8, तो ये 100 × 8 800 हो जाएगा, ऐसे ही है। लाइन रेंट हो गया 400 और बात बन गई 1200। इसका मतलब यह है कि अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी 5 कॉल्स है तो कॉस्ट है 900, ऐसे ही है, 5 पे है 900, और अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी 8 कॉल्स हैं तो कॉस्ट है 1200। ये आपको इस तरीके से पेपर में दिया जाएगा कि नंबर ऑफ कॉल्स 5 हो तो 900, नंबर ऑफ कॉल्स 8 हो तो 1200। अब आप सोचेंगे कि भाईजान ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है। चलें इस पे रूल्स लगा के देखते हैं। सबसे पहले जी आप वेरिएबल कॉस्ट में है, चेंजेस इन टोटल विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप कहेंगे ठीक है जी, लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से ये चेंज हो रही है, एक बात तो पूरी हो गई। उसके बाद आप कहेंगे रिमेन्स कांस्टेंट ऑन पर यूनिट बेसिस। चलें ये चेक करते हैं, 900 को 5 पे डिवाइड करें, बताएं क्या आंसर आता है 180, और 1200 को 8 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है 150। ले जी, ये तो पर यूनिट कांस्टेंट ही नहीं है। तो बेशक ये टोटल में चेंज तो हो रही थी लेकिन पर यूनिट में कांस्टेंट नहीं है, तो एक बात तो तय हो गई, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं जी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। फिक्स्ड कॉस्ट की क्या खसूसियत है जी, टोटल में कांस्टेंट रहती है, यही है। ये तो टोटल में ही कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है ये फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब दोनों ही बातें पूरी ना हो तो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, दिस इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ आ गई। और पेपर में ना यही आता है हमेशा, यकीन करें, क्योंकि जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी ना तो इसके आगे 2 मेथड्स हैं जिससे हम इन दोनों को स्प्लिट करते हैं कि कैसे फिक्स कॉस्ट अलग करेंगे, कैसे वेरिएबल कॉस्ट अलग करेंगे। तो आई कैप इतनी आसानी से आपको कॉस्टिंग नहीं करने देगा ना, वो इस तरह की उलझनों में उलझा के पहले ये अलग करवाएगा, उसके बाद कॉस्टिंग करवाएगा। तो इसलिए जहन में रखिएगा, पेपर में 99.9% केसेस में जब वो उलझाता है ना तो वो सेमी वेरिएबल में उलझाता। क्लियर होगी बात, क्या आपको ये बात समझ आ गई? ओके ठीक है जी। आगे लिखिए, आपको मैंने लिखवाया इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ये डेफिनेशन नहीं है, ये वैसे ही बस आपकी याद दहानी के लिए है। कॉस्टिंग कैन नॉट बी डन, कॉस्टिंग, बल्कि कॉस्टिंग कैन नॉट बी कंप्यूटेड लिखें, कॉस्ट कैन नॉट बी कंप्यूटेड या कॉस्टिंग कैन नॉट बी डन, एक ही बात है, चलें जो भी लिख दिया। कॉस्टिंग कैन नॉट बी डन अनलेस वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, unless variable and fixed costs are splitted. Costing cannot be done unless variable and fixed costs are splitted. तो सर जब तक आप इनको स्प्लिट नहीं करेंगे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में, तब तक आपकी कॉस्ट जो है वो नहीं निकल सकती, और अगर निकाल भी लेंगे तो वो गलत निकालेंगे। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिससे हम ये स्प्लिट करते हैं, तो बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपके साथ स्टेप फिक्स कॉस्ट डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद अगर वक्त बचा तो शुरू करेंगे, अदरवाइज कल देखेंगे उनको। ठीक होगी बात? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? और कोई मिसाल दे सकता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की? मिसाल, एक सैलरी की मिसाल आ गई थी
कि कुछ लोगों को सैलरी मिलती है फिक्स, जैसे कॉल सेंटर में अक्सर लोगों जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको बेस सैलरी मिसाल के तौर पे 25,000 रुपया महीना मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ कमीशन भी मिल जाता है आपको। तो वो जितना ज़्यादा आप सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो वो वेरिएबल पोर्शन हो गया, 25,000 वाला फिक्स पोर्शन हो गया, दोनों को टोटल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेमी वेरिएबल होगा। तो एक मिसाल इसकी ये भी है। और कौन सी मिसाल हो सकती है मुझे नहीं पता, इसके अलावा कोई मिसाल आप अगर बता देंगे तो मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। हाँ जी, सेल्समैन, तो वही बात पूरी हो गई ना, सेल्समैन की सैलरी इसी में बात पूरी होगी। और प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब जे ये मेरा भाई तो थोड़ा सा आगे चला गया, ये ज़रा अगली बात थी, सेमी वेरिएबल में ये बात नहीं कवर होगी। चलें ठीक है जी, 2 मिसालें फ़िलहाल काफ़ी हैं। बिजली के बिल में, टेलीफोन के बिल में, गैस के बिल में, ये तमाम बिल्स में आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक होगी बात। इवन आप लोगों के तो पोस्ट पेड बिल्स हैं मोबाइल के, कि प्रीपेड बिल्स हैं? पोस्ट पेड नहीं रखे हुए आप लोगों ने? अमीर लोग हैं यार आप। अमीर नहीं है, मैं गरीब हूँ। ओके, पोस्ट पेड के अंदर भी ऐसी ही बात होती है कि शुरू में एक लाइन रेंट दिया होता है और उसके बाद फिर आपके कॉल्स पे जो है वो चार्जेस दिए जाते हैं। ठीक है, क्वालिफाई कर लें तो इंशाल्लाह आपका भी पोस्ट पेड आ जाएगा। ठीक है, वैसे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, बात एक ही है, बल्कि पोस्ट पेड शायद ज़्यादा सस्ता है, ये मैं आपको बता दूं, पोस्ट पेड ज़्यादा सस्ता है, प्रीपेड बहुत महंगा पड़ता है आप लोगों को। पोस्ट पेड मेरे हाल में अगर आप 1000 का लाइन रेंट हैं तो उसमें आपको कितने सारे मिनट्स तो वैसे ही फ्री हो जाते हैं, उसके अंदर इंटरनेट भी कितना सारा फ्री हो जाता है। तो अगर आप वो प्रीपेड पे लगाएंगे तो लुट मच जाएगी। हेडिंग बनाइए स्टेप फिक्स कॉस्ट। जी नहीं, बस इसकी ज़रूरत ही नहीं है, टेबल वाली बात है। लिखे जी डेफिनेशन, स्टेप फिक्स कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट is a fixed cost which is a fixed cost which remains constant over a range of activity, which remains constant over a range of activity, comma, then changes, then THEN वाला के THEN वाला, ठीक है, then changes with a slight change in level of activity, then changes with a slight change, then changes with a slight change in level of activity, comma, will remain constant over next certain range of level of activity, will remain constant over next certain range of activity, comma, then changes and so on, then changes and so on। जी मैं रिपीट करता हूँ, स्टेप फिक्स कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी, देन चेंजेस विद अ स्लाइट चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, विल रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर नेक्स्ट सर्टेन रेंज ऑफ एक्टिविटी, देन चेंजेस एंड सो ऑन। ओके, डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है लेकिन आपको भी समझाता हूँ तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।
ये ग्राफ है जी कॉस्ट और लेवल ऑफ एक्टिविटी का। हम बात करते हैं होंडा की। होंडा गाड़ियां बनाते हैं जी। अब होंडा की कोई ना कोई एक फिक्स कॉस्ट होगी। हम मिसाल ले लेते हैं कि होंडा की फिक्स कॉस्ट है ₹1,00,000, 1,00,000 रुपया होंडा की फिक्स कॉस्ट है। अब होंडा की अगर फिक्स कॉस्ट ₹1,00,000 रुपया है, मिसाल लेते हैं जी बिल्डिंग की, बिल्डिंग का रेंट है जी ₹1,00,000 रुपया और यही होंडा की फिक्स कॉस्ट है। अब मुझे बताइए उस बिल्डिंग में होंडा जितनी मर्जी गाड़ियां चाहे बना सकता है, चाहे 1 करोड़ भी बनानी पड़े एक दिन में बना लेगा। क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हर एक चीज की एक सर्टेन कैपेसिटी है। इवन इस बिल्डिंग में स्टूडेंट्स बैठाने की एक कैपेसिटी है। आप उस हद तक ही स्टूडेंट बैठा सकते हैं, आप उससे आगे नहीं ले जा सकते। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, कम से कम एक नंबर तो होगा ना, कहीं पे आगे तो ब्रेक लगेगी। उसके बाद क्या होगा भाई? अब अगर होंडा की मिसाल के तौर पे कैपेसिटी है जी 10,000 गाड़ी बनाने की, अब 10,000 गाड़ी उन्होंने एक बिल्डिंग में बनानी है, रोज की 10,000 गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन अब डिमांड जा चुकी है मिसाल के तौर पे 15,000 के ऊपर। तो क्या अब इसी बिल्डिंग में ये काम हो सकता है? इनको एक नई बिल्डिंग रेंट पे लेनी पड़ेगी। क्या ये बात दुरुस्त है? तो इसका मतलब है कि एक सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, जो कि मैंने बात की 10,000, हम यहां पे नंबर भी लिख देते हैं 10,000, 20,000, 30,000, और यहां पे 1,00,000, 2,00,000 और 3,00,000। अब 10,000 तक आपकी कॉस्ट रहेगी 1,00,000। ऐसे ही है। अब अगर आपको 10,000 एकवां गाड़ी का ऑर्डर आएगा तो वो तो इस फैक्ट्री में नहीं बन सकती भाई। उसके लिए तो आपको फिर एक नई फैक्ट्री लेनी पड़ेगी और आपको नई कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 एक पे जाके 2,00,000 पे आ जाएगी। ऐसे ही है। उसके बाद आप 20,000 तक दो फैक्ट्रीज के साथ काम कर सकते हैं। 20,000 तक अब आप सुकून से चलें, लेकिन जैसे ही 20,000 एकवीं गाड़ी का ऑर्डर आ जाएगा तो फिर आपको तीसरी फैक्ट्री लेनी पड़ेगी। क्या ये बात दुरुस्त है? फिर आप तीसरी फैक्ट्री लेंगे, आपकी फिक्स कॉस्ट फिर ऊपर चली जाएगी। फिर बनाना शुरू करें 40,000 तक, 30,000 तक, सॉरी 30,000 एकवां ऑर्डर आएगा, फिर कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी और ये काम ऐसे चलता रहेगा। तो एक सर्टेन रेंज तक आपकी कॉस्ट सेम रहेगी। जैसे ही आप उस रेंज को क्रॉस करेंगे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर अगली रेंज तक फिर कांस्टेंट रहेगी। फिर जैसे उस रेंज को क्रॉस करेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर अगली रेंज तक सेम रहेगी और ये ऐसे कहानी चलती रहेगी। क्योंकि ये स्टेप्स बन गए हैं इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, कि एक सर्टेन रेंज तक ये सेम रहती है और जैसे ही आप उस रेंज को क्रॉस करते हैं तो आपकी ये कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर एक सर्टेन लेवल तक फिर कांस्टेंट हो जाती है। जैसे ही उस रेंज को क्रॉस करेंगे फिर बढ़ जाएगी और फिर एक सर्टेन लेवल तक कांस्टेंट रहेगी, फिर क्रॉस करेंगे फिर ऊपर चली जाएगी और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक होगी बात? और ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने आपको कॉलेज की मिसाल दी। एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक ये बिल्डिंग काफी है, लेकिन अगर बच्चे इस कैपेसिटी से आगे बढ़ गए तो एक नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर कुछ बच्चे उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, वो एक रेंज तक कांस्टेंट रहेगी। फिर अगर बच्चे उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो तीसरी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। तो ये कहानी ऐसे ही चल सकती है। ओके, क्या आपको ये बात समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नोट कर लीजिए अगर आपने नोट करना है तो, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्त परेशान क्यों हो? समझ आ रही है कि ऊपर से? अच्छा, पहले पीआरसी पढ़ा हुआ है? कोई ऐसा है क्लास में जो FAR2 ऑडिट वगैरह पढ़ के तो ये साथ पढ़ा हो? अच्छा, सारी नए वाले हैं। क्योंकि अक्सर वो पहली क्लास में बात हुई थी ना, कुछ लोग जरा थोड़े से सहमे हुए भी होते हैं, पता नहीं समझ आएगी, पता नहीं, मुश्किल लग रहा है आपको? अब तो वैसा ही है बस सीए में। हाँ ऐसे ही है। अब जारी बात है जो पहले 3 दिन में आपको जैसा समझ आ रहा है अगले 97 दिनों में भी वैसे ही समझ आएगा। तो यही है बस, आगे भी पता नहीं आप लोग क्यों उसको मुश्किल कहते हैं। हाँ बस ये अभी तक आपके सामने ICAP का सवाल नहीं आया, उसकी अंग्रेजी रह गई है बस पता करने वाली, बाकी तो कोई मसला नहीं हुआ अभी तक। तो इंशाल्लाह आपको मसला कोई नहीं होगा, सिर्फ मसला एक ही रहेगा और वो अंग्रेजी का है, वो मैं आपको आज ही बता देता हूँ। ठीक है, तो बस अंग्रेजी पे ज़रा फोकस रखें। स्टेटस से ज़्यादा ना अखबार पढ़ा करें अंग्रेजी वाले, ज़्यादा फायदा होता है उससे। दूसरों के स्टेटस पढ़ते रहते हैं। ठीक है सर, पीआरसी पास है मेरे भाई का? 5 के 5 पास है? जनवरी में हो गया था पास। अच्छा, 5 के 5 पेपर पास है। पीछे कितने रह गए? 16 पेपर, बस वो भी हो जाएंगे।
सर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है जी। एक रेंज के बाद उसकी यूनिट प्राइस चेंज हो जाती फिर बताएं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है उसके बाद है, एक रेंज के बाद यूनिट प्राइस चेंज हो जाती है, एक, रेंज के बाद अच्छा रेंज के बाद जी, यूनिट प्राइस चेंज हो जाती है। हाँ जी, तो वो कौन सा आप उसे स्टेप फिक्स कॉस्ट ही समझें। वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को ना हम फिक्स्ड कॉस्ट ही एज्यूम करते हैं। इस बारे में जो फ्लक्चुएशन होती है ना, क्योंकि बिल हमेशा सेम तो नहीं आता, बिल हमेशा चेंज होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो वो उसका ताल्लुक भी ना एक सॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ ही होता है। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा बिजली कंज्यूम होगी, ज़्यादा बिल आएगा। कम प्रोडक्शन करेंगे, कम बिजली कंज्यूम होगी तो कम बिल आएगा। ऐसी है ना, तो इस तरह से बात होती है उसकी। लेकिन चूंकि उसके अंदर कुछ लाइन रेंट वगैरह, ये भी वो मीटर और वो तमाम चीज़ों की कॉस्ट शामिल होती है, तो प्रैक्टिकली तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में उसको फॉल करना चाहिए, प्रैक्टिकली उसको सेमी वेरिएबल में फॉल करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक फिक्स्ड पोर्शन भी होता है और यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वो भी होता है। बाकी यूनिट्स की जो कैलकुलेशंस है उतना डिटेल में ना जाए, मेरे ख्याल में भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डिटेल में वो कभी भी नहीं पूछता आपसे, कभी भी नहीं पूछेगा आपसे वो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वेरिएबल और फिक्स तो नहीं ना हो सकती दोनों इकट्ठी। एक कॉस्ट बैक वक्त वेरिएबल और फिक्स तो नहीं हो सकती ना। सर अगर हम क्लास की एग्जांपल लें, किसी क्लास तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फिक्स कंसीडर, इलेक्ट्रिसिटी बिल को फिक्स कंसीडर, हाँ, नॉर्मली जब हम ओवरहेड्स के चैप्टर में जाएंगे ना तो हम इसको फिक्स्ड ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है, ओके। मिटा दूं ये आपके सामने जो लिखा है? जी, आपके सामने एक मैंने टेबल बनाया, आपने ये टेबल अपने पास बनाना और आपने बताना ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट में अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा, पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट पे अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा, पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा। ये टेबल जरा खामोशी से ना जरा 5 मिनट लगाए और कंप्लीट कर दें। साथ वाले से जरा इज्तनाब कीजिएगा, वो आपका दुश्मन है, क्योंकि अगर वो पास हो गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी कि दोस्त मेरा पास हो गया, मैं इधर ही हूं। जी, वॉल्यूम का मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी है।
कर लिया, पहले पड़ी हुई है कॉस्ट, सच है बताइए। क्या नाम है? मुबशिर। मुबशिर, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद पहला टेस्ट 1 कंडक्ट होगा ना, फिर देखेंगे क्लास में दुर्शंदा सितारे कौन कौन से हैं, शाइनिंग स्टार्स ऑफ द क्लास। ये ओ लेवल्स वालों के लिए अंग्रेजी बोली है मैंने, अगर कोई है ओ लेवल वाला। और मैट्रिक जो मेरे वाले हैं, दुर्शंदा सितारे। क्यों भाई, जिंदगी रुकी हुई चल रही है? होगी पूरी, मुकम्मल होगी जिंदगी? अच्छा, बस ये आखिरी है। ओके, आखिरी सांस है। सेम सेम, सेमी वेरिएबल का नहीं लिखा, यहीं पे फंसना सबने, मुझे पता। ये कैसे लिखा? पेन से? नहीं, ये इसका अगर मैं वजह पूछूं बता सकते हैं? सर ये अगर हम सेमी वेरिएबल एक कॉस्ट की यूनिट इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ओके ओके, हाँ भी दोस्त, रुकी हुई जिंदगी, सेमी वेरिएबल पर रुक गई आके, सेमी वेरिएबल पर रुक गई आके। घर से करके कल बात करेंगे।